तो भाई मुझे पता चला कि मेरे सगे माँ बाप मुझे सिर्फ इसलिए घर वापस बुला रहे थे ताकि अपने छोटे नल्ले बेटे की फेल हो चुकी किडनी की जगह मेरी किडनी निकालकर उसमें फिट कर सके, और मैंने इस बकवास को वहीं फुल स्टॉप लगा दिया। अगली चीज जो मुझे पता चली वो ये कि ये लोग सीधा टीवी वाले उन ड्रामेबाज पंचायत शोज में पहुंच गए। वो एंकर स्टेज पे चढ़ते ही ज्ञान पेलने लगा और पब्लिक को भड़काने के लिए संस्कारी बातों का बटन दबाने लगा। बोला, छू फैन, क्या तू बचपन में अनाथ छोड़ने की खुंदक अभी भी अपने माँ बाप से पाले बैठा है? थोड़ा बड़ा दिल रख मेरे भाई। अगर तुझे सिर्फ अपनी ही पड़ी है तो तू कोई हीरो नहीं है और तू उस कॉलेज टॉपर वाले टैग के लायक भी नहीं है। बच्चों को समझना चाहिए कि बाप बनना कितना भारी काम है। कल को तेरे भी लौंडे लपाड़े होंगे। जिस तरह की नीच हरकत तू अभी कर रहा है वो तुझे एकदम घटिया और छोटी सोच वाला इंसान मानेंगे। वो चोमू एंकर एक महंगा सूट पहन के चौड़ में खड़ा था, एक हाथ जेब में और दूसरा हवा में नचाते हुए बीच बीच में सीधा मेरे मुंह पे उंगली कर रहा था। वो मुझे नीचा दिखाते हुए मतलबी और पत्थर दिल डिक्लेयर कर रहा था और उसका एक एक शब्द सीधा चाकू की तरह चुभ रहा था। अगर मैंने अभी घुटने नहीं टेके तो इंटरनेट पे गालियों की बाढ़ में डूब जाऊंगा। और सबसे घटिया बात, जो भी कंपनियां कॉलेज टॉप करने के बाद से मुझे ताड़ रही थीं, वो शायद मुझे अपनी लिस्ट से ही बाहर फेंक देंगी, पर मैं बस उसे एक मुर्दे की तरह बिना एक्सप्रेशन के घूरता रहा। तेरा भौंकना खत्म हुआ? एंकर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे घंटा उम्मीद नहीं थी कि मुझे उसकी बकवास से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही उसने दोबारा ज्ञान पेलने के लिए अपना मुंह खोला, मैंने उसे अपनी खूंखार नजरों से घूरा। भाई, ये एक पंचायत वाला शो है, सही बोला ना? वो एक सेकंड को अटका, फिर हड़बड़ा कर बोला, हाँ। मेरी एक छोटी सी हंसी निकल गई। तो भाई, पंचायत करने वाले का काम होता है दोनों तरफ का रोना सुनना और कोई ऐसा जुगाड़ निकालना जो सबको सही लगे। पर तूने यहाँ क्या किया? तू सीधा इनकी साइड जा खड़ा हुआ और मुझ पर प्रेशर बना रहा है कि इन्होंने जो रायता फैलाया उसे मैं चुपचाप पी जाऊं और मुझे अनाथ छोड़ने के लिए इन्हें माफ कर दूं। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो अचानक से मेरे ही कैरेक्टर में खोट आ गया। तुझे यहाँ का जज किस गधे ने बनाया है? तुझे लगता है तेरा एक डायलॉग किसी की औकात नापने के लिए बहुत है? तू मुझे ऐसे अनजान लोगों को गले लगाने पे मजबूर कर रहा है जिन्होंने आज तक मुझे एक दाना चावल का नहीं खिलाया, एक घूंट पानी नहीं पिलाया और एक बार भी मेरा हाल नहीं पूछा। और तू इस रंडाप को टीवी होस्टिंग बोलता है? क्या इसे तू अपना प्रोफेशनल काम मानता है? किसी एक बंदे पे चढ़कर उसे झुकने पर मजबूर करना पंचायत नहीं होती मेरे भाई, इसे गुंडागर्दी कहते हैं। जो तुझे रोकड़ा फेंकता है वही तेरा बाप है और जो जितना मोटा चेक काटेगा तू उसके लिए उतना ही भौंकेगा। तू ये पूरी नौटंकी बस अपनी खुंदक और पैसों के दम पे चलाता है। जो ज्यादा माल खिलाएगा तू उसी की गोद में जाकर बैठेगा। तू घर बैठे पब्लिक से अपनी आंखें कैसे मिला पाता है बे? और हाँ, एक आखिरी बात, क्या तूने कभी कोई असली ट्रेनिंग ली भी है? कोई काउंसलिंग का सर्टिफिकेट है तेरे पास? क्योंकि मुझे तो अब ये पक्का लगने लगा है कि तू एक ऐसा चोमू एंकर है जिसके पास ना कोई डिग्री है, ना कोई इज्जत और ना ही रत्ती भर की अक्ल। एंकर गुस्से से लाल होकर फटने वाला था। तू मैंने उसकी बात को बीच में ही काटकर फुल बेइज्जती मारी। अपनी बकवास बंद कर, पहले मुझे अपनी डिग्री और सर्टिफिकेट दिखा। जब तक तू वो नहीं दिखाता तेरा इस स्टेज पे खड़े होने का कोई हक नहीं बनता मेरे भाई। इस ढक्कन के पास घंटा कोई सर्टिफिकेट नहीं था। ये साला सिर्फ अपने बड़े मुंह और फालतू की बकवास पेलने की वजह से इंटरनेट पे वायरल हुआ था और फिर बड़े बड़े स्टार्स को रोस्ट करने और उनकी पोल खोलने का ड्रामा करके इसने ये एंकर वाली कुर्सी हथिया ली थी। मैंने अपनी मुर्दे जैसी ठंडी नजरों से अपने सगे माँ बाप को ताड़ा, जिसे देखकर उस कपल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तेरी इस एंकर से ऐसे बदतमीजी से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? वो जो भी भौंक रहा है तेरे ही भले के लिए बोल रहा है। मैडम, आप बोलती हैं कि मुझे अनाथ छोड़ने का आपको भयंकर गिल्ट है और आप सब ठीक करना चाहती हैं, तो भाई असली प्लान क्या है? क्या मुझे खानदान की पूरी जायदाद मिल रही है? जहां तक मुझे पता है छू खानदान में पहले से एक लौंडा है जो असली वारिस है, पर अगर मैं वापस आता हूं तो मैं बड़ा भाई बनूंगा, तो कायदे से सारी जायदाद मेरे नाम होनी चाहिए। सही बोला ना? तो क्या इसीलिए आप आज मेरे पैरों में गिरकर मुझे घर चलने और जायदाद संभालने की भीख मांग रही हैं? मेरी सगी माँ बिना सोचे समझे तुरंत भौंक पड़ी। बिल्कुल नहीं, वो सब कुछ चौंकिंग का है। तेरा कोई वो बीच डायलॉग में ही अटक गई। उसे चमका कि वो कहां खड़ी है और उसने तुरंत एक दुखी और टूटे हुए दिल वाली नौटंकी का एक्सप्रेशन बना लिया। छू फैन, मुझे सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि इतने साल हमसे दूर रहकर तू इतना बड़ा लालची बन जाएगा जो यहाँ आते ही खानदान की जायदाद पे आंखें गड़ा रहा है। पर सच बोलूं तो इसमें हमारी ही गलती है। हम तुझे तमीज सिखाने के लिए तेरे साथ नहीं थे। एक बार तू घर आ जाए, हम तुझे ढंग की पढ़ाई करवाएंगे और तेरे अंदर संस्कार ठूंस देंगे। मैं टस से मस नहीं हुआ। जैसे ही उसका ये रोना खत्म हुआ मैंने पेल दिया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आप बस अपना गिल्ट कम करना चाहती हैं। आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मुझे असली में क्या चाहिए। टेबल पे मेरे लिए कोई असली मोटा इनाम नहीं है, बस फालतू की बकवास है। उसकी हवा टाइट हो गई और उसने ऐसा बेचारी वाला मुंह बनाया जैसे किसी ने उसे 10,000 डैमेज पॉइंट्स दे मारे हों। तू हमारे बारे में इतना घटिया कैसे सोच सकता है? हम तुझे वापस इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि हम सच में अपने पुराने कांड को सुधारना चाहते हैं। अपनी डिमांड बता, तुझे जो भी चाहिए वो मिलेगा। मैंने अपना मुंह एकदम चिल रखा पर अंदर ही अंदर फुल मजे ले रहा था। हाँ, बड़ी आई शरीफ की बच्ची, तुझे बस मेरी किडनी निकालनी है। पर मैंने भी उनके इस ड्रामे में मजे लिए और थोड़ा पिघलने की नौटंकी करने लगा। मैंने एक उम्मीद वाली शक्ल बनाई। सच में आप मुझे सच में वापस चाहते हैं? आप मेरी भरपाई करना चाहते हैं? तो क्या आप मुझे छू ग्रुप का सबसे बड़ा बेटा बना रहे हैं जो इस पूरी जायदाद का सबसे पहला वारिस होगा? मेरी गलती है भाई, मैंने पक्का आप लोगों को गलत ही समझ लिया था। मेरे सगे बाप ने एक सीरियस वाला थोबड़ा बनाया और धीरे से ज्ञान पेला। छू फैन, छू खानदान की जायदाद सबसे काबिल बच्चे को ही मिलती है। छेंग छेंग एकदम वीआईपी पढ़ाई और माहौल में बड़ा हुआ है, वही असली वारिस है। तेरे लिए हम किसी और तरीके से जुगाड़ सेट कर देंगे। हम तुझे छू खानदान का एक अमीर शहजादा बनाकर सेट कर देंगे। तुझे अपनी पूरी जिंदगी में रोटी कपड़ा मकान की कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। मैं अंदर ही अंदर उन्हें भयंकर गालियां दे रहा
रहा था। इस भरपाई का सीधा मतलब था कि ये लोग पहले मेरी किडनी छीलेंगे और फिर मुझे एक पालतू कुत्ते की तरह घर में बांध कर रखेंगे। ओह क्या बात है, मुफ्त का खाना और सर पे छत और कोई दिहाड़ी भी नहीं करनी पड़ेगी। क्या ये लोग दुनिया के सबसे महान माँ बाप नहीं हैं? मेरी सगी माँ ने मुझे वो वाला लुक दिया कि मुझे पता है तेरे लिए क्या सही है, यही तेरे लिए सबसे बढ़िया है। तेरे पास घंटा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तू कोई कंपनी नहीं चला सकता, इससे तेरा फालतू का बीपी ही बढ़ेगा। मैंने अपने थोबड़े पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आने दिया। मजाक कर रही है क्या? अभी ये एंकर नहीं भौंक रहा था कि मैं एक टॉप वीआईपी कॉलेज का टॉपर लौंडा हूँ जिसका फ्यूचर एकदम ब्राइट है, कि मेरा ये सारा टैलेंट मेरे खून में है जो सीधा मुझे मेरे सगे माँ बाप से मिला है। तो जब आपके इतने टॉप क्लास वाले जीन्स मेरे अंदर दौड़ रहे हैं तो मैं एक कंपनी चलाने में कैसे फेल हो सकता हूँ भाई? जहां तक मैंने सुना है वो चौंकिंग किसी थर्ड क्लास छपरी बिजनेस कॉलेज में गया था। उसके जैसे झंड मार्क्स के साथ कंपनी चलाना तो उसके लिए बहुत भारी रायता होगा। अगर मैं वापस आया तो मैं खुद ही बड़े भाई की कुर्सी पर बैठकर सारा भार उठा लूंगा। मेरे सगे माँ बाप एक साथ चीखे, तुझे देहाती किसानों ने पाला है, तुझे किसी भी जायदाद का वारिस बनने का क्या हक है? हमारे पैरों में गिर के हम तुझे एक शहजादे की तरह वापस घुसने दे रहे हैं। एक मजदूरों का पाला हुआ लौंडा होकर तेरी हमारे खानदान की जायदाद पे नजर डालने की औकात कैसे हुई? मेरी सगी माँ से अब और कंट्रोल नहीं हुआ। उसने एंकर को एक इशारा किया, वो सीधा आगे टपका, मेरे मुंह पे अपनी उंगली घुसाते हुए बोला, ये तेरे सगे माँ बाप हैं। खून के इस रिश्ते को पैसों के तराजू में नहीं तोला जा सकता। तूने पूरी पढ़ाई की, कॉलेज तक गया और तुझे बस रोकड़े की ही पड़ी है। तू बाहर के हर कॉलेज वाले लौंडे के नाम पे एक कलंक है मेरे भाई। तेरी इस घटिया सोच के साथ जैसे ही तू इस स्टेज से नीचे उतरेगा, हर बड़ा बुजुर्ग थूकेगा तेरे ऊपर। तेरे साथ पढ़ने वाले तुझसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहेंगे और तू अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही मुंह लटका कर जिएगा। वो एंकर इतना बौखला गया था कि उसकी छाती फूल रही थी और थोबड़ा लाल टमाटर हो गया था। उसकी इस नौटंकी से कोई भी नॉर्मल बंदा टूट जाता, पर मैं टस से मस नहीं हुआ। मैंने एकदम चिल मार के बोला, जो पढ़ाई मैंने की है वो मेरे पालने वाले माँ बाप और सरकार के पैसों से आई है। मैं उन्हें हर दिन इसका उद्धार चुकाने के बारे में सोचता हूँ। अब जिन लाखों कॉलेज के लौंडों की तरफ से तू भौंक रहा है, क्या उन्होंने कोई फॉर्म भर के तुझे अपना नेता चुना है, या तू किसी यूनिवर्सिटी का बाप लगा है जो उनकी तरफ से बकवास कर रहा है? चू फैन, हम सच में तुझे वापस चाहते हैं। मम्मी पापा को पता है कि हमने तेरे साथ घटिया काम किया है, हमें पता है तू गुस्से में है, पर तेरी माँ होने के नाते मैं तेरे आगे गिड़गिड़ा रही हूँ। प्लीज हमें ये सब ठीक करने का एक मौका दे दे प्लीज। ये देखकर कि एंकर की दाल नहीं गल रही, मेरी सगी माँ ने सीधा सबसे खतरनाक वाला ड्रामा चालू कर दिया। वो मुझ पर झपटी और पागलों की तरह रोने लगी। पहले की तरह चुपचाप आंसू पोंछने वाला सीन नहीं था। इस बार तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई डैम टूट गया हो और आंसुओं की बाढ़ आ गई हो। और एकदम सही टाइमिंग पे सबसे ज्यादा रुलाने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक चालू हो गया। सिर्फ उस म्यूजिक को सुनकर ही कोई भी शांत बंदा सेंटी होकर रो पड़ता। और यहाँ तो ये औरत फुल वॉल्यूम में अपने दुख का ड्रामा पेल रही थी। और पक्का आसपास बैठे सारे गेस्ट और पब्लिक अपनी आंखें पोंछने लगे। बस उन्हें माफ करने का ट्राई कर ले यार, वो सच में तेरे आगे नाक रगड़ रहे हैं। वो 40 की उम्र पार कर चुके हैं और इतने लोगों के सामने खुद की इज्जत का फालूदा बना रहे हैं। ये इतना आसान नहीं होता मेरे भाई। उस टाइम वो खुद के खाने का जुगाड़ भी मुश्किल से कर पाते थे, तो एक लौंडे को क्या ही पालते। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अब उन्हें अपनी गलती का पता चल गया है और वो इसे सुधारना चाहते हैं। अगर तू उन्हें एक मौका दे देगा तो तेरा क्या ही उखड़ जाएगा। लगभग पूरे कमरे की पब्लिक पहले ही मेरे सगे माँ बाप की पार्टी में शामिल हो चुकी थी, पर मेरे ऊपर इस नौटंकी का रत्ती भर असर नहीं हो रहा था। मैंने चुपके से अपने सिस्टम को पिंग किया, एमओ एमओ ये फालतू का बैकग्राउंड म्यूजिक बदल दे। हो गया। मैंने नीचे अपनी सगी माँ को घूरा जो मुझसे ऐसे चिपकी हुई थी जैसे जब तक मैं उसे माफ नहीं करूंगा वो मुझे नहीं छोड़ेगी। मैंने तसल्ली देने की नौटंकी करते हुए उसकी पीठ थपथपाई, पर मेरी हर थपकी हथौड़े की तरह पड़ रही थी। मैंने अपनी आवाज में थोड़ा सेंटी होने का नाटक डाला। मुझे नहीं पता था कि आप इतने सालों से इस गिल्ट का बोझ ढो रही थी। अगर ऐसी बात है। उसने ये सुना और उसे लगा कि आखिरकार उसने मुझे पिघला ही दिया है। वो और भी जोर जोर से रोने लगी। ये सब मेरी ही गलती है, मुझे इन सारे सालों की भरपाई करने का एक मौका दे दे बस। मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुझे खूब सारा प्यार दूंगी। जैसे ही सबको लगा कि मैं उन्हें माफ करने वाला हूँ और ये ड्रामा एक रोतड़ू रियूनियन के साथ खत्म होने वाला है, वो सेंटी करने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक झटके में बंद हो गया और फिर मेरी सगी माँ की आवाज एकदम लाउड और क्लियर गूंज उठी, चाहे जो हो जाए हमें छू फैन को हमें अपनाने पे मजबूर करना ही होगा। उसे घर आने के लिए राजी करो बस। चोंकिंग की हालत अब और इंतजार नहीं कर सकती।